हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश पोर्टर जीपी सर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गणेश पोर्टर नर्सिंग ऑफिसर कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल देवलाली कैंसर। ठीक है दोस्तों, आज अपना जो शॉर्ट टॉपिक सीरीज चालू है, कंटिन्यू हम किसी न किसी टॉपिक पर एक शॉर्ट टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अपन पढ़ते हैं। तो आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों, नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है दोस्तों? नियोनेटल जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि बेबी के आरबीसी के टूटने की वजह से बेबी में बिलीरुबिन का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। नॉर्मल अगर बिलीरुबिन लेवल की अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल होता है वो 1.0 से लेकर 1.2 तक नॉर्मल होता है दोस्तों। ठीक है, अगर 1.2 सॉरी अगर जो एडल्ट की बात करते हैं, अगर एडल्ट में 2 mg/dl से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको अपन जॉन्डिस की कंडीशन में बोलते हैं दोस्तों। जबकि नियोनेटल जॉन्डिस में अगर ग्रेटर देन 5 mg/dl से अगर इंक्रीज हो जाता है सीरम बिलीरुबिन, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबी की जो आरबीसी की संख्या है वो अगर अधिकतर टूटती रहती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है दोस्तों। जैसे कि फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, जिसमें फिजियोलॉजिकल कारण क्या होगा कि बेबी जैसे ही अगर टर्म हुआ है तो टर्म बेबी या फिर प्रीटर्म बेबी है तो उसमें अगर लिवर इमेच्योर है तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर रूप से जो आरबीसी का जो बिलीरुबिन का जो सिंथेसिस है, उनका जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता। इसकी वजह से सिर्फ बिलीरुबिन इंक्रीज होता जाता है दोस्तों। ठीक है, अपन बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस की। इसको दो नामों से भी जाना जाता है। एक नाम तो होता है इक्टेरस नियोनेटरम, एंड इक्टेरस मतलब कि होता है पीलापन। ठीक है दोस्तों, और इक्टेरस का मतलब एक लीवर संबंधित भी होता है ये। नियोनेटर मतलब नियोनेट में। और दूसरा नाम होता है नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर बिलीरुबिनेमिया मतलब क्या होता है कि ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा हाई हो जाती है। वो कितने से ज्यादा हो जाती है? 5 mg/dl से नियोनेट्स में ज्यादा हो जाती है, उसको नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। और अगर एडल्ट में बात करते हैं तो एडल्ट में ग्रेटर देन 2 mg/dl अगर हो जाती है तो ये बात करते हैं अपन एडल्ट में, और ये रहती है अपने नियोनेट में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको अगर अपन बात करते हैं कि बिलीरुबिन किससे बनता है, आरबीसी के टूटने से बिलीरुबिन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर टाइप की बात करें कि नियोनेटल जॉन्डिस जो दो प्रकार के होते हैं मोस्टली अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट टाइप आता है अपना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, सेकंड टाइप आता है अपना पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नाम से पता चला है, फिजियोलॉजी मतलब कि किसी भी अपनी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो ऑर्गन के कार्यात्मक और जो होते हैं कार्यों में परेशानी की वजह से होने वाले जॉन्डिस। जैसे कि अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपन बात करें तो ये कब कितने समय बाद होता है? तो ये बच्चे के बर्थ के ग्रेटर देन 24 आवर। 24 आवर मतलब क्या हो गया कि एक दिन के बाद होने वाला जो जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आता है। जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस किसे बोलते हैं? जो 24 आवर, बर्थ के 24 आवर यानी एक दिन के अंदर होने वाला जॉन्डिस पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है। पैथोलॉजी मतलब किसी डिजीज से, किसी कारण की वजह से अगर होता है तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगर अपन इसमें बात करते हैं कुछ कंडीशंस अपन पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्म बेबी की अगर बात करते हैं कि टर्म बेबी मतलब कि जो 37 वीक से लेकर और 40 वीक्स के बीच में जो बेबी डिलीवर हुआ है उसको टर्म बेबी बोलते हैं। जबकि प्री टर्म किसे बोलेंगे? लेस देन 37 वीक से कम समय वाले से डिलीवरी बेबी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, टर्म बेबी की बात करते हैं तो ये अगर इसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में टर्म बेबी में होने वाला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि 24 आवर के बाद में जो हो रहा है, बिलीरुबिन इंक्रीज हो रहा है, वो टर्म बेबी की बात करते हैं तो 4 से 5 दिन के बाद में ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और ये 7 डे पे जाकर नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लिख के रखी है ताकि आपको याद रहे दोस्तों।
प्री टर्म की बात करें तो प्री टर्म में ले बाद में होता है, 6 to 7 डेज के बाद होता है और ये 14 डेज पर जाके नॉर्मल हो जाता है ऑटोमेटिक। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में किसी भी प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती दोस्तों, ये ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोजेज की, क्या कारण हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में। तो अपन बात करते हैं इमेच्योर लीवर। अब जैसे ही बेबी अगर डिलीवर हुआ है तो उसका जो जितने भी ऑर्गन्स है वो मोस्टली इमेच्योर रहते हैं, कुछ कुछ फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते हैं, तो इसका मेन कारण होता है इमेच्योर लीवर। अब इमेच्योर लीवर होने की वजह से क्या होता है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि बिलीरुबिन के स्टोर को मदद करते हैं, अगर वो बिलीरुबिन के स्टोर को मदद करते हैं उनके चेंजेस में भी जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन और उसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंजेस कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूडीपीजीटी एंजाइम डिक्रीज। ये एंजाइम क्या करता है, जो बिलीरुबिन के सिक्रेशन को कम करता है दोस्तों, अगर ये मात्रा कम हो गई तो इस सिक्रेशन को कम करेगा, जिसकी वजह से बिलीरुबिन ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये होती है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसके बाद इस की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछी जाती है, न्यूट्रिशन का भी जो सब्जेक्ट आता है उसमें इसको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में हो गया। मोस्टली मैंने क्या बताया, फिजियोलॉजिकल ये ज्यादातर एक दिन के बाद में होने वाला जॉइंटिस होता है। टर्म बेबी में ये 4 to 7 डेज से 7 डेज तक रहता है, जबकि प्री टर्म बेबी में 6 to 7 डेज से 14 डेज तक नॉर्मल हो जाता है। कारण क्या क्या बताया मैंने, इमेच्योर लीवर हो सकता है, यूजीपीजीटी एंजाइम का डिक्रीज होने के कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड नंबर का, अपन कौन सा है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि किसी डिजीज कंडीशन या फिर किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है दोस्तों। टर्म बेबी में अगर बात करें तो ये 10 दिन तक नॉर्मली रहता है, ठीक है। मतलब होगा तो कब स्टार्ट कब होएगा, जो लेस देन 24 आवर्स तक। अगर अपन इसको ट्रीट नहीं करते तो टर्म बेबी में 10 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता है, जबकि प्री टर्म में ये 14 डेज तक चल सकता है। पर इसमें कंडीशन ये होती है दोस्तों, अगर इसको ट्रीट नहीं किया अपन ने तो ये कॉम्प्लिकेशंस काफी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। कॉजेज की अगर अपन बात करते हैं तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी एंड सिकल सेल एनीमिया। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब आप समझिए दोस्तों, जैसे आपने अगर किसी आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है दोस्तों, जैसे कि माँ में अगर नेगेटिव ब्लड है और फादर में पॉजिटिव ब्लड है, और जो फर्स्ट बेबी है वो अगर पॉजिटिव हुआ तो माँ के ब्लड में जो इसके प्रति एंटी बॉडीज बन जाती है, जो कि नेक्स्ट अगर सेम कंडीशन में अगर बेबी पैदा होता है तो वो भी अगर पॉजिटिव होता है तो वो जो एंटीबॉडी जो फर्स्ट बेबी का था वो जो माँ के शरीर में बन चुका है इसके अगेंस्ट, उससे भी टाइम पे इस बेबी की आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है दोस्तों, वही आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है। और एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी जस्ट थोड़ा डिफरेंस होता है। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि किसी में अगर किसी नेगेटिव ब्लड वाले को पॉजिटिव ब्लड, ए को ए वाले को बी वाला, बी को ए वाला अगर चढ़ा दे, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से आरबीसी टूटने लगती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है कि इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की साइज सिकल साइज भी होता है, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से नहीं मिलने की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। इनके भी अपन बेसिक से अलग से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक था न्यूनेटल जॉन्डिस, ये एक मैंने अभी आज टाइप बताए हैं, इसमें आगे अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अलग अलग वीडियो में, शॉर्ट टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगे उसका कमेंट जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक का मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।